नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हमारे चार मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज बहुत सारी खबरें और बिहार से बहुत सी खबरें हैं। अब जैसे जैसे बिहार चुनाव की ओर बढ़ रहा है और चंद दिनों में चुनाव का ऐलान भी हो जाएगा, अब सियासी सरगर्मियां आप समझिए कि अपने चरम पर पहुंचती जा रही हैं। और आज खबर बिहार से है कि तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू कर दी है। एक बस बनाई उन्होंने यात्रा के लिए और उससे अब वो बिहार के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जाएंगे। और खास बात यह है कि ये यात्रा उनकी अपनी है, इसमें कांग्रेस वाले शामिल नहीं हैं। जबकि राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी उसमें साथ साथ चल रहे थे तेजस्वी यादव। तो यह अंतर है दोनों यात्राओं का। तो पूछा जा रहा है कि भाई तेजस्वी जी इस यात्रा में राहुल जी क्यों नहीं है आपके साथ, या कांग्रेस का और कोई नेता इसमें आपके साथ क्यों नहीं है। इसका जवाब दिया है तेजस्वी यादव ने, वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कल सीमांचल में जाकर जिस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ बात की और एक मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया के अंदर जाकर के ये बात विशेष तौर पर उनका कहना, इसको लेकर बहुत सारे रिएक्शंस ऑपोजिशन के आ रहे हैं, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। लेकिन पहले तेजस्वी यादव की यात्रा से ही शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, एक तस्वीर और, उसकी बात चर्चा हम करेंगे। प्रधानमंत्री के मंच पर कांग्रेस के नेता और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मौजूदगी, उसने बहुत सारी कयासों को आगाज कर दिया। और उसके बाद हालात ये हो गए रात तक, उन कान में कुछ बोला भी मोदी जी ने पप्पू यादव के, तो चर्चाएं चलने लगी कि पप्पू यादव भी क्या पाला बदलने वाले हैं। तो पप्पू यादव को मजबूर होकर इस पर रात में सफाई देनी पड़ी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन तेजस्वी यादव की यात्रा से शुरुआत करते हैं। 20 सितंबर को वैशाली में जाकर के इसका समापन होगा। जहानाबाद से यात्रा शुरू हुई है। तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली इस बिहार अधिकार यात्रा में 10 जिलों से होकर उनके जाने का प्लान है। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से गुजरेगी, उन जिलों में जहानाबाद के साथ नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली। इससे पहले 17 अगस्त से 1 सितंबर तक तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा की थी और ये 20 जिलों में गई थी। तेजस्वी की यात्रा जिन 10 जिलों से गुजरने वाली है, वहां किसका कितना दबदबा है ये भी आपको बता देते हैं। जैसे जहानाबाद में कुल 3 सीटें हैं। पिछले इलेक्शन में इन तीनों सीटों पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी। नालंदा में 7 सीट हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए को 6 मिली थी, महागठबंधन को 1। पटना की 14 सीटों में एनडीए को 5 मिली, महागठबंधन को 9। बेगूसराय की 7 सीटों में एनडीए को 3, महागठबंधन को 4। खगड़िया की 4 सीटों में से एनडीए और महागठबंधन को 2-2 सीटें मिली थी। और मधेपुरा की बात करें तो 4 सीटें हैं यहां पर, और यहां भी 2-2 सीटें महागठबंधन और एनडीए के खाते में गईं। सहरसा में भी 4 सीटें, 3 एनडीए और 1 महागठबंधन को मिली। और सुपौल की 5 सीटों पर एनडीए ने कब्जा किया था। समस्तीपुर की 10 में से 5 एनडीए और 5 महागठबंधन को मिली थी। वैशाली में 8 सीटें हैं, यहां भी 50-50 का स्कोर रहा था। तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो इन जिलों में ऐसा नहीं आप कह सकते कि केवल वो अपने मजबूत इलाकों में जा रहे हैं जहां स्ट्रांग होल्ड है, सभी तरीके के जिले हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके तेजस्वी यादव अब इस अभियान पर अकेले क्यों निकले हैं, यह सवाल है। तो पहले आपको मैं दिखाता हूं तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा शुरुआत करते हुए क्या कहा, फिर साथ ही सुन लीजिएगा कि कांग्रेस क्यों नहीं है इस यात्रा में उनके साथ, इस पर उनका क्या जवाब है। जब तेजस्वी आएगा, जब हमारी सरकार होगी, तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे, अपराध मुक्त सरकार देंगे। जब तक अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार नहीं बनेगा, तब तक जो है निवेश नहीं आ सकता। और आप सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी जो है अनुशासन को मानने वाला है, चाहे अपने पार्टी की बात हो या बिहार में बात हो। अगर कोई जाति धर्म के अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे या गुंडागर्दी करेंगे, उनको छोड़िए। कौन क्या सवाल उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, इस पे हमको सफाई देने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं, हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं और जनता बदलाव चाहती है। और हम और राहुल गांधी जी हों या हमारे और घटक दल हों, हम सब लोग सेम पेज पे हैं और बिहार में बदलाव चाहते हैं। जो जनता चाहती है वो चाहते हैं। तो किसी के कहने और कयास लगाने से कोई फर्क हम लोगों को नहीं पड़ने वाला। देखिए, लेकिन ये सवाल असहज करने वाला तो है आरजेडी और तेजस्वी यादव को। एक तो पहले कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर उनको उम्मीदवार घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि ये राहुल गांधी को भविष्य के प्रधानमंत्री बता चुके हैं।
और अब इस यात्रा में भी वो अकेले ही हैं। अब देखिए इस पर बीजेपी क्या कह रही है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, बिहार के तेज तर्रार लीडर हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी को पूरे परिवार के साथ यात्रा करनी चाहिए ताकि बिहार भी देखे कि उनके परिवार का कितना विकास हुआ है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं, जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो। उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। तो राहुल गांधी के साथ यात्रा अभी 15 दिन पहले खत्म हुई और अब उनको अपनी यात्रा निकालनी पड़ी है। पहले इसकी बात कर लें, क्या उनको लगा, दबाव हुआ कि कुछ नहीं भी हमको असर्ट अब अपने पार्टी के तौर पर करना चाहिए? त्रिपाठी जी। नहीं, इसमें बिहार अधिकार यात्रा लिखा हुआ, मुझे लगता है लिख ही देना चाहिए था कि तेजस्वी छवि निर्माण यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी वाले में हो नहीं पाई। और देखिए अब ये बहुत साफ साफ दिख रहा है कि जो हम लोग लंबे समय से कह रहे थे क्या कुछ नाराजगी है, क्या ये नाराजगी नहीं है। ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हमारे ही कांधे पर यहाँ तुम ताकत में हो। और हम लोग डिबेट में रहते थे तो एक उसके राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता डिबेट से पहले जो ब्रेक वाला होता है तो उसमें उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी ये समझिए कि झंडा और अपना आदमी लेके न भेजते तो राहुल जी को कार्यकर्ता न मिलते। और उसके बाद भी इनके मुंह से निकला नहीं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रवक्ता ने। अच्छा, अब चूंकि नाम लेना तो ठीक नहीं है क्योंकि ये एकदम ब्रेक के बीच वाली बात थी, वो तो हम विनोद जी वाली भी नहीं बताते हैं तो नहीं, कहाँ बताते हैं सर, वो तो ठीक नहीं है ना। तो लेकिन कुल मिलाकर ये मसला गंभीर है। अगर चुनाव के ठीक पहले, अब मोटा मोटा मान लें सितंबर आखिर या अब तो चूंकि 7 अक्टूबर की डेट लगी है तो हम ये मानते हैं कि अक्टूबर के प्रथम द्वितीय सप्ताह में हो सकता है कि नोटिफिकेशन वहां तक टले। लेकिन ऐसे समय में अकेले तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल रहे हैं, ऐसे समय में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग रस्साकशी करेंगे, खींचातानी होगी। क्या कांग्रेस के लोग तो मंच लगाकर इनका स्वागत नहीं करने वाले हैं रास्ते में? और वोट अधिकार यात्रा बिहार अधिकार यात्रा में क्यों बदली? इसका मतलब जो वोट चोरी वाला एजेंडा था वो तेजस्वी को समझ में आ रहा है कि काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब बिहार के लोग उस बात को लेकर, जिसको कहते हैं ना कि हमको एक थोड़ा करंट मिलता है, तो करंट नहीं मिला है। तो ये दोनों बातें हैं, एक तो दोनों के बीच का जो आंतरिक संघर्ष है वो सामने दिख रहा है, और दूसरा जो मूल मुद्दा था कि वोट चोरी होता है, वोट गड़बड़ हो गया, वो नहीं है, कुछ और। जैसे राहुल गांधी से आप मणिपुर पूछ लीजिए तो वो वोट चोर कहते हैं, अगर आप उनसे चाइना पूछ लीजिए तो वोट चोर कहते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है, इनको बिहार में अपने मुद्दे बनाने हैं। देखिए इन्होंने समझ तभी लिया था, एक बार बाकायदा यात्रा के बीच में राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी, तो उन्होंने कहा नहीं हो गया, ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं, हो गया, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो तेजस्वी को पता है कि मुद्दे क्या है, राहुल भटकाने गए थे। तो ये आपने कहा तेजस्वी छवि निर्माण यात्रा है और बिहार के चुनाव को बिहार के मुद्दों पर लाने की उनको जरूरत महसूस हो रही है। सर देखिए, अब चुनाव का दौर जैसे से नजदीक आएगा इस तरह के तमाम जनसंपर्क अभियान शुरू होंगे। वोट अधिकार यात्रा जो थी वो एक तात्कालिक मुद्दे पर थी, एसआईआर का मुद्दा उसमें गर्म था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। एक अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए, उनको एनर्जाइज करने के लिए और उनको सड़क पर लाने का एक उपक्रम था जो वोट अधिकार यात्रा के जरिए कांग्रेस और आरजेडी ने हासिल कर लिया। ये उसका फॉलोअप है। फॉलोअप ये है कि आरजेडी चूंकि मेजर पार्टी है ना, वहाँ पर आरजेडी की ताकत से ही कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। तो अब तेजस्वी को अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी करना है जनता के सामने, तो इसलिए तेजस्वी इस यात्रा को आरजेडी की यात्रा बना करके पेश कर रहे हैं। ये एक फॉलोअप यात्रा है। इसमें कांग्रेस का ना होना कोई अजूबा बात मुझे अब जो इसलिए नहीं लगता, कांग्रेस की ताकत भी नहीं है ना। कांग्रेस तो अब लगी हुई है सीटों के एडजस्टमेंट में, अपने फीडबैक लेने में। अभी आज ही कोई खबर पड़ रहा था कि उन्होंने 60-62 सीटें आइडेंटिफाई की हैं, जो 27 सीटें उनकी नंबर 1 की हैं, प्रायोरिटी की हैं, उसके बाद नंबर 2 की सीटें और कुछ कमजोर सीटें हैं जो कहते हैं ठीक है कुछ कमजोर हम ले लेंगे, कुछ वो इस एक्सरसाइज में लगी हुई है। और अभी चूंकि राहुल गांधी की यात्रा के बाद कार्यकर्ताओं को फिर से इसमें झोंक देना, वो कांग्रेस की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिहार में भाई। तो अब तेजस्वी ऐसा कह सकते हैं कि
राहुल गांधी को तेजस्वी की जरूरत थी अपनी यात्रा के लिए, तेजस्वी को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हाँ, कह सकते हैं बिहार की जो स्थिति है उसमें तेजस्वी की जरूरत राहुल गांधी को थी, इसमें कोई शक है क्या? बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, मेजर पार्टनर है, कांग्रेस का जूनियर पार्टनर है, तो इसलिए यात्रा में। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कांग्रेस के स्थानीय नेता अपने स्तर पर शामिल हो, पार्टी स्तर पर भले उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने स्तर पर शामिल हो सकते हैं, कोई रोक भी नहीं है कि कोई कांग्रेस नेता शामिल हो जाए। आपने एसआईआर की बात की थी, तो मैं इश्यूज, क्योंकि राहुल गांधी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा वही था, इनफैक्ट तेजस्वी यादव के लिए भी इन्होंने तो एक वक्त कहा था हम बॉयकॉट कर देंगे। अब बिहार में एसआईआर का फाइनल डेटा 30 सितंबर को आ जाएगा, फाइनल वोटर लिस्ट आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर 7 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। एक और मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो यह साफ कर दिया कि बिहार पर जो फैसला आएगा एसआईआर को लेकर वो देश भर में एसआईआर पर लागू होगा। एसआईआर के मुद्दे ने बंगाल से लेकर बिहार तक घुसपैठियों के मुद्दे को खूब हवा दी है, और यही वजह है कि बिहार चुनाव में खास तौर पर सीमांचल में यह मुद्दा बहुत गर्म है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पूर्णिया में थे, वहां उन्होंने भारत में अवैध तरीके से घुस आने वालों को साफ साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो, जो भी घुसपैठिया है उसे बाहर जाना ही होगा। फिर उन्होंने इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी का नाम लेकर उनको जिम्मेदार बताया, ये तो इनके लिए बचाव में बयान भी देते हैं। उन्होंने कहा यह हमारी प्राथमिकता है और मोदी की गारंटी है कि ये लोग बाहर जाएंगे। उन्होंने कहा आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का बहुत बड़ा संकट है, लोग अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और कांग्रेस और राजद के लोग घुसपैठियों को बचाने में लगे हैं। बेशर्मी के साथ घुसपैठियों को बचाने के लिए नारे लगाते हैं, यात्रा कर रहे हैं और लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगा देना चाहते हैं। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। तो ये प्रधानमंत्री ने कल कहा पूर्णिया में। आज चूंकि तेजस्वी यादव यात्रा शुरू कर रहे थे तो ये सवाल उनसे हुआ कि मोदी जी ये बोल करके गए हैं, तो उन्होंने कहा 11 साल से क्या कर रहे थे मोदी जी, और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं 20 साल से, अगर इतने घुसपैठिए आ चुके हैं बिहार के अंदर तो। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं, अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है, अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। समीर जी बताइए, वो कह रहे हैं झारखंड जहां जहां चुनाव होता है वहां घुसपैठिया मुद्दा बनाते हैं केवल प्रधानमंत्री। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी का तो बहुत स्पष्ट कहना है कि भाई पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर करना होगा। सिर्फ झारखंड के चुनाव के समय इसका जिक्र कर देना कि भाई झारखंड के चुनाव के समय आपने जिक्र किया, बिहार में तो चुनाव कर रहे हैं, कई ऐसे राज्य जहां भी चुनाव, लेकिन सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पूरे देश में होंगे। अमित शाह जी का बयान आ गया है कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है एक बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से पूरे दुनिया में इस घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके से चिंता दूसरे यूरोप के देशों में भी हो रही है, भारत में एक बड़ी समस्या, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और देश की जनता भी इस बात को समझ रही है। देखिए, तेजस्वी यादव इशू बनेगा ये, आपको लगता है चुनाव निश्चित रूप से बनेगा। कितना बड़ा इश्यू बनता है, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर रहे हैं लगातार, और जिस तरीके से विपक्ष बचाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बड़ा मुद्दा होगा। अब इस मुद्दे को कितना वोट में कन्वर्ट होता है, जनता से कितना समर्थन मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुद्दा तो एक है, तमाम मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा है, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। सिर्फ ऐसा नहीं किसी के रोजगार से जुड़ा है, ये देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ है, और जो डेमोग्राफी चेंज का प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। एक खबर से जुड़ी हुई मैं आपको बता दूं, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो लास्ट हियरिंग हुई है एसआईआर को लेकर, उसमें उन्होंने ये कहा कि आप आधार को उन 11 दस्तावेजों के साथ 12वां दस्तावेज मान ले चुनाव आयोग, और उसको स्वीकार करें। लेकिन साथ साथ ये कह दिया कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है और एक नागरिक ही वोट दे सकता है। तो ये आखिर में तो इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। आधार भले ही उसको लेना पड़ेगा, लेकिन ये तय वही करेगा कि ये जेन्युइन आधार है या जेन्युइन वोटर है हमारा, ये नहीं है। अब इसको लेकर अश्वनी उपाध्याय जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है।
7 अक्टूबर को अब सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई करेगा कि क्या आधार को मान्य दस्तावेज मानने से लाखों फर्जी वोट पड़ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार को बोल दिया था चुनाव आयोग को कि भाई आधार को आपको एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इससे हटने नहीं वाला है। जब 11 डॉक्यूमेंट्स आप मान्य कर रहे हो और आधार जब हर जगह इस्तेमाल होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हालांकि ये सही है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आधार पर निर्णय दिया है, आधार को सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू करने वाला है। मुझे लगता है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की रोक नहीं लगाएगा। देश भर में आधार मान्य। उन्होंने ये भी कहा, अभी जैसे ड्राफ्ट लिस्ट आने वाली है, तो उन्होंने कहा है कि अगर हमें किसी भी स्टेज पर गड़बड़ी लगी तो हम पूरी प्रक्रिया रद्द कर देंगे। इसको अपोजिशन काफी उठा रहा है। ठीक है, अब तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये 30 तारीख के बाद जब फैसला आएगा, 8 अक्टूबर को होगा, वो उस पर देखा जाएगा। और उसमें बात क्या हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आधार का मुद्दा नहीं है। क्या जो 11 प्रमाण पत्र आप मांग रहे हैं, क्या उनकी जेन्युइन होने पर आप गारंटी दे सकते हैं? क्या वो फर्जी नहीं बनते? और क्या वो सब नागरिकता के आधार माने जा सकते हैं? ये सवाल है, इस पर बहस होनी चाहिए। आधार पर भी हो, मतलब फर्जी कुछ भी बन सकता है। जब आधार बन सकता है तो राशन कार्ड भी बन सकता है, बिजली का बिल भी बन सकता है। 30 तारीख को जब ड्राफ्ट लिस्ट, फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट, दोनों अलग अलग चीजें है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मुद्दा एक बार फिर जिंदा होगा, जो अभी लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ठंडा हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फिर जब आदेश आएगा 8 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को, जब भी वो सुनवाई करेगा, तब ये जिंदा फिर से हो जाएगा। और 30 को तो होगा ही कि भाई एक बार जब वो लिस्ट लेकर आएंगे और बताएंगे इतने लोगों को निकाला है या नहीं किया है, तो वो सारा मुद्दा उस पर आएगा। और यदि वो इलेक्शन कमीशन बताता है, वैसे इलेक्शन कमीशन तो नहीं बता सकता है कि ये घुसपैठिए हैं कि नहीं है, वो तो ये कहेगा कि भाई ये जेन्युइन थे, जेन्युइन नहीं थे, मेरे ख्याल से। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन कैसे बताए? ये थोड़ी बता सकता है कि नागरिक इतने हमने नागरिक नहीं पाए भारत नहीं पाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहेगा कि ये फर्जी है या फर्जी नहीं है, उनका केवल इतना है। तो मुद्दा अभी बनने ही वाला है। लेकिन अच्छा हुआ कि देखिए, दुनिया भर में घुसपैठियों को लेकर बहस हो रही है। फ्रांस में भी हुई, नेपाल में भी इस तरह की बात हो रही है, अमेरिका में लगातार बात हो रही है। अमेरिका ने तो अभी फिर भेजे हैं, 30,000 लोगों को भेजा है। लेकिन हिंदुस्तान में अच्छा हुआ कि अभी एक तो झारखंड में खत्म हो गए घुसपैठिए और दिल्ली में खत्म हो गए। अब केवल बिहार और बंगाल और असम 3 में बचे हैं। तो ये अगले साल सारा 26 के बाद वहां भी 26 के बाद सारा खत्म हो जाएगा इशू। तो एक तो ये फाइनल अच्छा रहेगा कि देश भर में बारीक चोट मारते हैं आप। तमिलनाडु का भी तो चुनाव है, घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे। मुद्दा वो है कि घुसपैठियों पर हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि एक सरकार को सबके साथ मिलकर एक बड़ी नीति बनानी चाहिए कि इस पर कैसे काम किया जाए। एक एग्जीक्यूशन प्लान पर की जरूरत है। एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि हम कैसे कर सकते हैं। और जिसके लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं, हालांकि लोग मेरे को काफ़ी उस पर गाली गलौज भी करते हैं कि एनआरसी को क्यों नहीं सरकार हिम्मत करती कि एनआरसी लेकर आ जाए, एक फर्स्ट फेज का ये काम करे, उसके बाद सेकंड फेज। आप तो लगातार समर्थन कर रहे हैं ना? समर्थन कर रहा हूँ मैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं घुसपैठियों के खिलाफ हूँ। लेकिन आप एक पहचान करके कर लीजिए। अब वैसे ये बच ही गया, केवल 3 ही राज्य बचे हैं, तो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से बड़ा इशू। ये तस्वीर आई गई सर स्क्रीन पर, इसकी बात कर लेते हैं। कल मोदी जी के मंच पर पप्पू यादव थे। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं, तो इस लिहाज से उनका उस मंच पर होना ठीक ही था, सरकारी कार्यक्रम। हाँ, और लेकिन अब क्या, अब एनडीए, बीजेपी, जेडीयू ये क्या तस्वीरें घुमा रहे हैं। वो जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच पर, वो ट्रक बना जैसा मंच उन्होंने जो बनाया था, उस पर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया था। बाद में पता लगा कि सिक्योरिटी की वजह से नहीं किया। ये कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव बड़े अनकंफर्टेबल होते पप्पू यादव अगर उनके मंच पर आ। सब जानते हैं तेजस्वी पप्पू यादव और लालू फैमिली के बीच जो अदावत थी, कम से कम, अब है कि नहीं कह नहीं सकते, लेकिन एक वक्त तो था कि पप्पू यादव लालू यादव से टिकट मांगने गए थे, उन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, तो लालू यादव ने कांग्रेस को भी दबाव देकर के टिकट नहीं देने दिया पप्पू यादव को, तो ये निर्दलीय लड़ गए और जीत गए। है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन जीते निर्दलीय थे। अब प्रधानमंत्री से जिस तरीके से कंफर्टेबल सी बातचीत उनकी होती हुई दिखाई दे रही है, उनकी कुर्सी थोड़ी आगे लगी होगी, वो चल के आते हैं प्रधानमंत्री से, कुछ हंसी मजाक करते हैं, प्रधानमंत्री भी उनके कान में कुछ कहते हैं, फिर ठहाका लगाते हैं, तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या बात हुई पप्पू यादव और नरेंद्र मोदी के बीच में। अब ये बात जो है बढ़ते बढ़ते इतनी चली गई कि लोगों को ये कहना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव पाला बदल लेंगे। तो फिर रात को उन्होंने ट्वीट करके ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन जरा बात सुनिए आप पप्पू यादव की। जो संकल्प था मेरा एयरपोर्ट का, जनता का, दुनिया से रेलवे को जोड़ने का, मेडिकल का, 6 महीने का वादा मैंने पूरा किया। एक संकल्प थी, मैंने कहा विकास में आपका सहयोग यदि रहेगा तो हम विकास के लिए आपको धन्यवाद देंगे।
सीमांचल की जनता, कोसी की जनता की जीत है। आप आए, आपका अभिवादन कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद कर रहे हैं। अब देखिए, वो सांसद हैं, वो कह रहे हैं मैं एयरपोर्ट मांग रहा था, मैं मखाना किसानों के लिए बोर्ड मांग रहा था, तो ये काम मोदी जी ने पूरे कर दिए, तो वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो इस तारीफ को भी लोगों ने कहा कि अच्छा, पप्पू यादव मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, नहीं, मुश्किल तो ये बड़ी है, क्योंकि राहुल जी की तारीफ तो करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। अब मोदी जी भी आदत जो है उनकी भी खराब है, वो बदमाशी करते हैं। दरअसल खराब आदत नहीं, बदमाशी करते हैं। अब पप्पू यादव को मंच पे बिठाना तक तो ठीक था, बातचीत कर रहे हैं, हंसते हुए कर रहे हैं, पप्पू यादव से भी रहा नहीं गया। अच्छा, कौन होगा ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री मंच पर हो और उसके साथ कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए, उसकी इच्छा नहीं होगी? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा और, पप्पू जी तो वैसे भी विशाल काय व्यक्तित्व के स्वामी हैं, थोड़ा और विशाल व्यक्तित्व हो जाए, प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें आए। लेकिन ये तो मन में टीस थी ना, रो पड़े थे पप्पू यादव भाई, मंच से उनको धकियाया गया था, जिस पर तेजस्वी और राहुल थे। एक तरफ जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक सीएम नहीं बन पा रहा है, एक पीएम नहीं बन पा रहा है, और एक आदमी इतने वर्षों का सीएम और इतने वर्षों से लगातार पीएम, वो बगल में बिठाकर हंस रहा है, तो आनंद तो आएगा ना। अब उसके बाद क्या हुआ, दबाव पड़ गया कि अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट कुछ लिख दिया और कह दिया कि नहीं, मखाना तो सिर्फ राहुल गांधी समझते हैं, मोजा पहन के मखाना समझते हैं। अब मतलब बिहार के लोगों को भी आप कहां खड़े हैं, ये तो जरा सोचिए ना। बिहार के लोग जो दुनिया भर में मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उनको पता है कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, दुनिया का वो डायनेमिक्स बदल रहे हैं, और आप वहां जाके उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तस्वीर गहरे चुभ रही होगी। पप्पू यादव को थोड़ा सांत्वना मिली होगी, अच्छा लगा होगा। मेरे मन में एक्चुअली सवाल सर ये है कि अगर पप्पू यादव, लेकिन कोई पलटी नहीं होगी, पलटी नहीं होगी, लेकिन अगर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार वाला वो फियास्को ना हुआ होता कि राहुल तेजस्वी के मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, तो क्या इस मंच पे जगह मिलती उनको? असल में हम लोग चीज़ों को मिस कर देते हैं। कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के फियास्को के बाद एक और घटना हुई थी। बोर्ड अधिकार यात्रा में पप्पू यादव बाकायदा राहुल गांधी के साथ मंच पर थे, तेजस्वी यादव भी थे, और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे भी लगाए और जननायक तेजस्वी यादव जिंदाबाद नारे लगाए। तो इसको हम मिस कर दे रहे हैं, पीछे चले गए और आगे आ गए, बीच का ये मिस कर दिया। तो पूरा कंटिन्यूटी में रखना चाहिए ना चीज़ों को। अब देखिए, पप्पू यादव सांसद है पूर्णिमा से, प्रधानमंत्री का सरकारी कार्यक्रम है। अगर मान लीजिए यार नीतीश कुमार एनडीए में नहीं होते और सरकारी कार्यक्रम होता, मुख्यमंत्री वो भी होते वहाँ पर। अशोक गहलोत थे जब मोदी जी गए थे, भूपेश बघेल होते थे। अभी कर्नाटक जाएंगे तो ममता जी नहीं आती प्रोग्राम में? नहीं, गहलोत जी ने भी मना कर दिया था। पीएमओ से बाकायदा चिट्ठी का संवाद हुआ, बहुत अप्रिय घटनाक्रम हुआ। आप हर बात काटोगे। वहां पर बांसवाड़ा में कार्यक्रम में अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी दोनों थे, और उसमें अशोक गहलोत ने तारीफ की थी मोदी जी की, तो उसको लेके भी तमाम चर्चाएं शुरू हुई थी। बांसवाड़ा का कार्यक्रम जरा देख लीजिएगा, ठीक है। किसी और कार्यक्रम बना किया होगा। तो चूंकि आप तो हर बात मेरी काटने पे ही आपको आदत ही है कि जब मैं कुछ बोलूं तो काटना है। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा तथ्य चेक कर लीजिएगा। तो ये सामान्य बात है। वो एमपी हैं, वो वहाँ मंच पर हैं, और अगर वो प्रधानमंत्री अगर उनके क्षेत्र में है, वो जाके उनसे कुछ बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सहज शिष्टाचार में बात कर रहे होंगे, कुछ इसमें क्या अनहोनी हो गई भाई। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एनडीए को क्या पप्पू यादव की जरूरत है? क्या एनडीए इतना कमजोर बिहार में है कि उसको पप्पू यादव की जरूरत पड़ेगी? नहीं, पप्पू यादव की जरूरत है भाई, लेकिन लड़ाई कांटे की होती है तो एक एक आदमी काम आता है। मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, दिग्विजयी मोदी जी हैं, चक्रवर्ती नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ पप्पू यादव जैसे छोटे लोग क्या? उन्होंने ये भी कह दिया हमारी सारी मांगे पूरी कर दी मोदी जी ने। हाँ, तो ठीक है, बड़ी मांग थी एयरपोर्ट की और रेलवे की, पूरी कर दी तो अच्छी बात ही है। इसके लिए आभार व्यक्त किया और करना भी चाहिए। यही तो लोकतांत्रिक राजनीति है। ये क्या बात हुई दोनों की, कान में क्या कहा दोनों ने, ये खबर केवल समीर जी के पास हो सकती है। मिलता है ये प्रधानमंत्री का एक बहुत बढ़िया रहता है कि प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं कि मैं स्टेज पे किसी से अगर बात करूंगा तो जरूर चर्चा होगी। वो अपने पार्टी के नेताओं से कम विरोधी नेताओं से ज़्यादा बात करते हैं। इसके पहले भी आप देखिए, जब शशि थरूर के साथ तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेज शेयर किया था, तब शशि थरूर को लेकर प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया था कि भाई आज कई लोगों को नींद नहीं आएगी कि कुछ लोग मेरे साथ स्टेज पर है, तो वो संदेश देने की उन्होंने कोशिश की थी। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोई मजाक किया होगा पप्पू यादव से किसी बात को लेकर। पप्पू यादव से ऐसा मजाक किया होगा कि पप्पू यादव वो कह भी नहीं सकते होंगे सामने कि मैं क्या बोलूं कि प्रधानमंत्री ने मुझे क्या कहा है। ये तो ये पूछ लेगा प्रधानमंत्री, तुम अभी कांग्रेस में हो? हाँ, ये पूछा होगा, बिल्कुल ये कहा होगा, या कुछ और ऐसी बात पूछी होगी कि वो जो हंस दिए होंगे वो बता भी नहीं सकते।